बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात दीनेश सलीम के साथ। नवाज शरीफ खित्ते के सीनियर तरीन लीडर, जी हाँ, इतने सीनियर कि खित्ते में इससे पहले किसी को भी 3 दफा वजीर आजम बनने का शर्फ हासिल नहीं हुआ सवाए नवाज शरीफ के। लेकिन खित्ते के सीनियर तरीन सियासतदान नवाज शरीफ बहुत अरसे के बाद मुखातिब हुए। वीकेंड के ऊपर हमने देखा कि उन्होंने गुफ्तगू की, किसी मीडिया से या किसी इंटरव्यू में नहीं, बल्कि उनकी अपनी मीटिंग थी और पार्टी की मीटिंग के अंदर, जिसमें कायम मुकाम सदर जो है उसको चुनना था, क्योंकि जो सदर है उनका जो चुनाव है वो 28 मई को होना है। तो इस पार्टी की मीटिंग के साथ खिताब करते हुए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत नाराज लगे। अजीब लगा कि भाई की हुकूमत है वफाक में तब भी नाराज हैं, बेटी की हुकूमत है पंजाब में लेकिन फिर भी नाराज हैं। और नाराजगी की वजह सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया नहीं, बल्कि नाराजगी की वजह कहीं ना कहीं अवाम भी थी। और नवाज शरीफ साहब ने खुद ये कहा कि मुझे 3 दफा निकाला गया और तीनों दफा इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने जो अब किरदार अदा किया निकालने में वो तो किया, लेकिन अवाम भी सड़कों पर नहीं आए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इतने साल सियासत करने के बाद, इतने साल मुल्क के वजीर आजम रहने के बाद 3 दफा इन्हीं नवाज शरीफ को इसी अवाम ने वोट दे करके उनका इंतखाब किया और उनको वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया, फिर भी उस अवाम से आखिर नवाज शरीफ नाराज क्यों हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पार्टी ने यह सोचा कि नवाज शरीफ साहब शायद बहुत ज्यादा नाराज हैं, तो क्यों ना इनको पार्टी की सदारत का ओहदा दे दिया जाए, और कुछ नहीं तो टेम्पररी तौर पर खुशी हो जाएंगे इस पर। लेकिन जहां से मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब शायद जो हैं वो पार्टी के सदर बन के भी खुश ना हो। इसकी क्या वजह है ये भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे राज उन्होंने बताए जिसका इससे पहले कभी जिक्र नहीं हुआ, जैसे कि साकिब निसार साहब का जिक्र हुआ और उनको साकिब निसार साहब याद आए जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, और उनको याद करने की वजह ये थी कि वो कुछ बता रहे थे कि उनके पास कोई साकिब निसार साहब की ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि जी मरियम नवाज हों या नवाज शरीफ हों, उनको फौरी तौर पर रिलीज नहीं करना। अब इसके ऊपर भी बहुत से सवाल उठते हैं कि अगर उनके पास इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग है तो वो क्यों छुपा कर रखी हुई है, किस वक्त के लिए छुपा कर रखी हुई है, क्योंकि इससे पहले हमने इस तरह की रिकॉर्डिंग के बारे में कोई ना बात सुनी, ना ये रिकॉर्डिंग देखी, ना इसके बारे में कुछ सुना। हाँ, वो अलग बात है कि शौकत सिद्दीकी साहब ने डायरेक्टली जनरल फैज के हवाले से बिल्कुल बात की थी कि वो उनके पास आए थे और उनकी इस बारे में बात जरूर हुई थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को रिलीफ नहीं देना। इसके अलावा जी जहीरुल इस्लाम साहब के हवाले से भी बहुत ज्यादा बात हुई, तो माजी के कुछ ऐसे किरदार दोबारा याद आए, तो उससे ये तासुर गया, एटलीस्ट मुझे लगा कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो कहीं ना कहीं 2017-2018 में फंस गए हैं। अब एक शख्स जो कि 2017-2018 में फंस गए हैं, और वो शख्स आम शख्स नहीं है, एक सीनियर और बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो 2024 में आगे कैसे बढ़ेंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ जो मुल्की हालात चल रहे हैं, वो फैसल वाडा साहब, मुस्तफा कमाल साहब, उनके सर के ऊपर जो है डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवारें हैं वो लटक रही हैं, क्योंकि तौहीन अदालत के मुर्तकब हो सकते हैं। क्या वाकई उन पे तौहीन अदालत लगने वाली है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और मुल्की सियासी मंजरनामा क्या होगा यही जानने के लिए हमने बुलाया है जी आज अजहर सदीक साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ बने हुए हैं जी निहाल हाशमी साहब, PMLN को रिप्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया हुआ जी शाहिदा रहमानी साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। शो का आगाज में निहाल हाशमी साहब आपसे करना चाहूंगी। वफाक में शहबाज शरीफ, पंजाब में मरियम नवाज, यानी अभी भी जो शरीफ क्लैन है वो वेरी मच इन पावर है। Still the power corridor is filled by and filled by the शरीफ। लेकिन फिर भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उदास हैं, अफसोसदा हैं, खुशी नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप अपने सवाल को दोबारा रिपीट कर दें और मेरे अपनी आवाज का वॉल्यूम जरा अगर बेहतर कर दें तो मैं ज्यादा बेहतर समझ सकूंगा। मैं प्रॉपर्ली समझ नहीं सका। अच्छा, आवाज का वॉल्यूम ऊंचा करना है कि नीचे करना है? ऊंचा करना है। ऊंचा करना है। अच्छा जी, ये मैं इस टाइम पर 0 पॉइंट पर बैठी हूँ और 0 पॉइंट से मैं डायरेक्ट कराची सर कोशिश करूंगी कि पूरी आबोताब के साथ आपसे सवाल करूं। सर, नवाज शरीफ साहब खुश क्यों नहीं हो रहे हैं? अपनी हुकूमत में ही नवाज शरीफ साहब खुश क्यों नहीं हो रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है, मरियम नवाज की हुकूमत में नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है, तो किसकी हुकूमत में खुश होंगे? देखिए बेनिश, हर जिम्मेदार आदमी अपने मुल्क, अपने अवाम और अपने मुस्तकबिल को लेके बहुत सोचता है, विचार करता है, परेशान रहता है। और जो गुज़श्ता 2
डिकेड में हमारे मुल्क के साथ हुआ, क्या यहाँ के तालिब इल्म, मजदूर, किसान खुश हैं? नहीं है। क्या पॉलिटिकल मामला बहुत बेहतर हो गए? नहीं है। तो हमें खुशी तब होती है जब हम अपने गोल्स के करीब आते हैं, जो गोल्स हमारे लिए बनाया था फाउंडिंग फादर्स ने, ख्वाजा आजम ने या खान लियाकत अली खान ने और उनके बाद के अकाबरीन ने। तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुश और गम की बात नहीं है। बात यह है कि वो हिस्ट्री बता रहे थे, और हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम सीख सकें। हिस्ट्री हमेशा हमें लर्निंग पॉइंट देता है कि हमसे जो कामयाबी हुई वो भी हम समझे, और जहां हम नाकाम हुए वो भी हम समझे। और आपके इंटरव्यू में मैंने सुन लिया था कि वो अवाम से भी बात कर रहे थे। तो एक पॉलिटिकल लीडर को चाहिए अपने अवाम से बार बार बात करे। हम अवाम में से हैं, अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। हम अपनी पार्टी से भी बालातर होकर के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। तो अवाम को भी हमारा काम है बाखबर रखना, एजुकेट करना, कमजोरी, कमी, कोताही हमारी उसके साथ शेयर करना, और अवाम की अगर कहीं पे कमजोरी, कोताही, कमी है तो उससे उसको शेयर करना। अवाम का काम सिर्फ वोट डालना नहीं है, वोट की हिफाजत भी करना होता है। और उन लोगों को भी क्वेश्चन, देखिए पार्लियामेंट में ये होता है कि जो लोग जीत के जाते हैं, मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, उनका काम होता है सवालात करना उन हुक्मरानों से, उन जो बेंच पे बैठे हुए हैं, वो बाइख्तियार लोगों से, जिनके पास इख्तियार होता है कि उनके लिए क्या बेहतरी की गई। इलेक्शन के मायने ये होता है कि मुल्क के हर तबके के लिए बेहतर एक गोल बनाया जाए, और मुल्क माशी, समाजी, सियासी तौर पे आगे जा रहा हो, इक़्तिसादी तौर पे आगे जा रहा हो, बैरूनी मामलात हमारे बेहतर हो। तो अगर एक पाकिस्तान का स्टेट्समैन के तौर पे जो नवाज शरीफ जाने जाते हैं, आपने उनकी बड़ी तारीफी कलमात की कि वो 3 बार वज़ीर आज़म थे, तो उनको उनका अवाम पूछती है उनसे कि आपने ये 3 डिकेड में क्या कुछ किया और क्या कुछ नहीं किया और क्यों नहीं किया। तो वो लोगों को बता रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ पे फेल हुए। मोटरवे हमने बना दिया, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बना दिया, हमने इक़्तिसादी तरक्की कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, मगर कहाँ कहाँ रोड़े अटकाए गए। अपने अवाम से नहीं करे तो किससे करें, और किन वजूहात पे हुए और किन लोगों ने किया, उसकी निशानदेही कर रहे हैं ताकि आइंदा पाकिस्तान की तरक्की के राह में कोई रुकावट ना डाल सके। बहुत अच्छी बात की निहाल भाई आपने कि निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन सर अगर अपने भाई की हुकूमत में भी नवाज शरीफ साहब ने निशानदेही करनी है और सरापा सवाल होना है, बेटी की हुकूमत में भी सिर्फ निशानदेही करनी है और सरापा सवाल होना है, तो सर इसके जवाब कौन देगा? एहतसाब कौन करेगा? मतलब यहाँ पर हुकूमत है इनकी, कहें अपने भाई से, प्राइम मिनिस्टर है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के, बेटी पंजाब की चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनसे कहे कि बिल्कुल इस हवाले से इंक्वायरी करें। साकिब निसार साहब का नाम ले रहे हैं, साबिक चीफ जस्टिस, कानून साजी करें, उनको बुलाएं, उनका एहतसाब हो। जहीरुल इस्लाम साहब, उनको बुलाएं, उनका एहतसाब हो। DGISPR की जो रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अभी पिछले दिनों, उन्होंने तो ऑलरेडी ये क्लियर कर दिया कि भाई 2014 का धरना हो, PTB पर अटैक हो, पार्लियामेंट पर अटैक हो, द रियासत इज ओके विद द एहतसाब। तो शिकायत क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए शिकायत नहीं, ये काम है एक जमहूरी आदमी का कि किसी की भी हुकूमत हो, अपनी भी हुकूमत हो, तो भी उसको कहते हैं खुद एहतसाबी। बादशाहत नहीं है यहाँ पे। और देखिए बात सारी है कि जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बेनजीर साहब ने मिल के COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, उसमें इन सारे चीजों के जवाबात थे कि एक फैक्ट फाइंडिंग ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनेगा, उसमें जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा, और हम उसमें ये देखेंगे कि हमें आगे बढ़ने के लिए कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना है और कहाँ कहाँ गलती की गई और कौन लोगों ने गलती किया। तो ये किसी और का काम नहीं है, ये सियासतदानों का काम होता है कि मुल्क को वो बेहतर तौर पे लेके चले, और वो किसी की भी हुकूमत हो, उनका फर्ज बनता है कि वो क्वेश्चन करें। जमहूरियत के माने ये नहीं है कि आपको एक बार अगर गद्दी पे बैठाल दिया गया तो आपको क्वेश्चन नहीं किया, और क्वेश्चन इसलिए किया जाता है कि और बेहतरी किया जाए। हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है, खा उनके भाई की हुकूमत हो, खा बेटी की हुकूमत हो, खा उनकी हुकूमत हो। वो जब क्वेश्चन आवर में पार्लियामेंट में जाते हैं तो उन्हीं के अपने लोग भी उनको सवाल करते हैं ताकि और बेहतर किया जाए डिलीवरेंस। और सिर्फ हुकूमत सियासतदान नहीं होते, जो नीचे सर्विंग जो सिविल लोग होते हैं, जो मुलाजिमीन होते हैं, जिसे अफसरशाही, नौकरशाही कहा जाता है, उनकी कारकर्दगी, उनकी जिम्मेदारी, उनके फराइज उनको बार बार याद दिलाया जाता है। तो ही आपका मुल्क आगे बढ़ता है, तो ही जमहूरियत आगे बढ़ती है, तो ही तरक्की के वो जो रास्ते हैं उसको हम
ٹھیک ہے سر, عبور یہ کر پاتے. آگے بڑھنے والی چیز کو رکھ لیں, ابھی ذرا سنبھال کے رکھ لیں نہال ہاشمی صاحب. یہ میں اگلے سیگمنٹ کے اندر آگے بڑھنے کو ڈسکس کروں گی, کیونکہ اگر آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, وہ 2017-18 میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کو ذرا سنبھال کے رکھے, بات کرتی ہوں اس کے اوپر. ذرا میں باقی پینلسٹ کو بھی ذرا اس ڈسکشن میں شامل کروں. حضرت صدیق صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. حضرت صاحب 2013 کے اندر عمران خان صاحب تو نواز شریف صاحب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, پھر کہاں جا کر کے وہ ادھر ظہیر الاسلام صاحب ہو گئے, یہ طاہر القادری صاحب ہو گئے, ان کی طرف چل پڑے اور پھر ان کے ساتھ جا کر مل گئے. ایسا کیا ہو گیا؟ بہت شکریہ. آپ نے وہ کبھی سنا ہے نا, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. کال آف فیل میں جو تضاد ہوتا ہے اس کو شاید منافق کہتے ہیں, اور آدمی جو جھوٹا ہو تو اس کو سزا کیا ہوتی ہے. نامینیشن پیپر ہم نے دیکھا وہ صادق اور امین نہیں کرا, وہ علیحدہ بات ہے. اب صادق اور امین کی پرویژن لگتی نہیں ہے, اور آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ٹیرین وائٹ کیس جو فراڈ میں مبنی تھا, اب نواز شریف کے فیصلے کے بعد زمین بوس ہو جائے گا. میں سن رہا تھا, میں مسکرا بھی رہا. مجھے لگا سر یہ جو ہاتھی والی اگزامپل ہے, آپ نے شاید یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے یہ اسٹریٹجی اپنائی. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. کنٹینیو کریں, بالکل کنٹینیو کریں. اس کی وجہ کیا ہے ہماری, ابھی ایک شخص جس کا نام نواز شریف ہے وہ ڈکٹیٹر کی گود میں پلا ہے. اس کو لوری ڈکٹیٹر دی, اس کے باپ تھا ضیاء الحق, انگلی پڑھ کے لے کر آیا اس کو. ارے نہال بھائی سن تو لیں, ان کو آرگیومنٹ تو بلڈ کرنے دیں. میں آپ کو موقع دوں گی نہال بھائی بات کرنے کا. اور ذرا آگے چلتے ہیں اس بات کو لے کر, اس بات کو اور آگے لے کر چلتے ہیں. ارے نہال بھائی میں آپ کو موقع دوں گی, کرنے دیں ان کو غلط باتیں. میں ابھی آتی ہوں آپ کے پاس سر. سر ان کو آرگیومنٹ تو مکمل کرنے دیں. میں آپ کے پاس آؤں گی, فکر نہیں کریں گی. حضرت صاحب جیسے ہی ختم کرتے بعد میں آپ کی طرف آتی ہوں. جی حضرت صاحب مکمل کریں. ابھی آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوہ صاحب, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی اگست 2018 میں, اپریل 2019 میں خواجہ آصف نے کہا, خواجہ آصف کا احتساب کیا, اس نے کہا جنرل باجوہ سے رابطہ ہو گیا تھا. پھر یہ ڈیل کے ساتھ 2019 نومبر میں ملک سے باہر چلے گئے, ہر ایک کو پتا ہے. اس کے بعد آگے جائیں, پھر جنرل باجوہ کے ساتھ ہی ڈیل کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کے سارا جو پلان طے کیا عمران خان کو گرانے کے حوالے سے, اور یہ میں کہتا رہا ہوں اوپنلی کہ وہ ڈیل کے ساتھ پاکستان آئیں گے. پھر وہ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ اگر وہ ڈیل کا حصہ تھا کہ وزیر اعظم نہیں بننا تھا. اب آئے اور اس کا جواب دیکھیں. ان کا جواب جو ہے, جہاں تک ہے نا, ثاقب نثار صاحب پہ الزام لگانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں جا کر. ثاقب نثار صاحب پہ الزام پہلے انہوں نے کیا نہیں لگایا, رانا شمیم تیار کرایا انہوں نے اس طرح کے ویڈیو آڈیو کے الزام ارشد جج کے ذریعے لگائے. انہوں نے کورٹوں میں جا کر کبھی فورینسک کرایا, کبھی ان آڈیو ویڈیو کے حوالے سے کبھی فائنل لے کر آئے. اور یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے, کوئی یہ ویڈیو وہی ہے جو باقاعدہ جو ہے ٹرمنگ کر کے باقاعدہ ٹی وی چینلز میں چلی تھی, جس میں ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے ویڈیو کو جوڑا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا, یعنی وہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. اپنا سردار شمیم بھی باقی تھے, انہوں نے بھی الزام لگایا تھا عمران خان کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ انصار عباسی والے کالم میں ہوئی تھی. تو یہ جو باتیں ساری ہیں نا, ڈکٹیٹر, اسی جو موجودہ حکومت ان کی آئی ہے ڈکٹیٹر کے سر پہ. ابھی دیکھیں کہ وزیر اعظم پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کس طرح بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وہیں سے پتہ چل جاتا ہے. یعنی ڈکٹیٹرز کے سر پر تو وہی بیٹھ کر راج کر رہے ہیں. آج فارم 45-47 کس پہ ہوا؟ ارے سر مارشل لا نہیں لگا ہوا. یہ دیکھیں اظہر بھائی, آپ جو چاہے مرضی بات کریں, میں آپ کی باتوں کو ہمیشہ انجوائے کرتی ہوں, لیکن یہ نا بیک ٹو بیک آپ نے 2 غلط باتیں کر دی. ایک یہ جو آپ ابو والی باتیں کر لیتے ہیں نا, ایک اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. دوسری بات ہے کہ جیسی بھی جمہوریت ہے اس کو ریسپیکٹ کرے. دس از ناٹ اے مارشل لا, دس از ڈیموکریسی. سر کون سا یہاں پہ ڈکٹیٹر ہے؟ کون ڈکٹیٹ کر رہا ہے؟ سر مجھے تو لگتا ہے سب سے زیادہ پیچھے ڈکٹیٹ کرتی ہے عمران خان صاحب. کہتے ہیں یہ کرنا ہے, عدالتیں ریلیف دے رہی ہے. ڈکٹیٹ تو عمران خان صاحب کر رہے ہیں, ایسے تو نہ کریں ناظر بھائی. دیکھیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. اب محسن نقوی کون ہے؟ انوار کاکڑ کون ہے؟ فیصل واڈا کون ہے؟ کون سی جمہوریت؟ اصل تو وزیر اعظم ڈیفیکٹو وہ ہے, حکومت وہ چلا رہے. تو بات تو سچ ہے نا, کس نے کہا ہے ان کے آپ یہ باتھ روم میں تو جا نہیں سکتے اپنی مرضی کے ساتھ. حالت یہ ہے. ابھی آپ غور تو کریں چیزوں کو. ہم جو بات کر رہے ہیں, ہم دیکھیں مساق جمہوریت انہوں نے کیا تھا کہ ڈکٹیٹر کو سائڈ پہ پھینکنا. کہاں کیا؟ اس کے پلیٹوں میں رکھ کر وہ ڈھونڈتے ہوئے جنگ آلود اس نظام کے ساتھ حکومت لی. اور یہ ہر ایک کو پتا ہے عمران خان کو کس نے گرایا. آپ کو ڈاؤٹ ہی نہیں رہ گیا. مولانا فضل الرحمان کی تقریریں سن لیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, عمران خان نے تو اتنی سخت باتیں کی نہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایک چیز سامنے رکھ دی ہے, اس کے بعد کوئی ڈاؤٹ رہ گیا.
इन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। मैं 5 जून से ये बात कर रहा हूँ। चलिए आपके प्रोग्राम में गई थी पाकिस्तान को, पूछ लेती हूँ मेरे साथ रहिए, पूछ लेती हूँ। वैसे मैंने शाहिदा के पास जाना है, लेकिन निहाल भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं जरूर कहिए, और शाहिदा थोड़ा सा और बर्दाश्त करें, मैं बिल्कुल आपकी तरफ आ रही हूँ सवाल लेकर के। जी निहाल भाई रिस्पॉन्ड कर दें, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी, एक तो इमरान खान को किसी ने गिराया नहीं है, आइन के प्रोविजन के तहत उन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया गया। दूसरा, अगर सिद्दीक साहब कहते थे कि नवाज शरीफ वापस ही नहीं आएंगे, मंसूर अली खान के प्रोग्राम में इन्होंने मुझसे शर्त लगाई थी, जो शर्त ये हार गए। इन्होंने कहा कभी नहीं आएंगे, सारी जिंदगी नहीं आएंगे। तो इनकी बात को ज्यादा सीरियस ना लिया करें। ये बता जाते हैं टेलीविजन पे, इनको मालूम नहीं होता है, इनको सीरियस ना लिया करें, इनको सीरियस ना लिया करें। ये बच्चों के शेख रशीद हैं, ये बच्चों के शेख रशीद हैं, इनको सीरियस ना लें। जी शाहिदा रहमानी साहिबा, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आप सबसे ज्यादा सीरियस मेरे सवाल को लें। सबसे पहले ये जो आपका हाउस ऑफ गिलानी है, ये तो बड़ा ही स्ट्रांग हो गया है, तो मुबारकबाद हो। मतलब कितनी सीटें होंगी? यूसुफ रजा गिलानी साहब, हैदर, मूसा एंड नाउ कासिम ऑल्सो, लाइक 4 सीट्स, एक्चुअली 5 सीट्स ऑल्सो, क्योंकि हम ये अब्दुल कादिर गिलानी को शायद भूल गए हैं। तो मतलब मुझे तो लगता है कि नून लीग और पीटीआई आपस में लड़ रही है, और फायदा तो असल में पीपल्स पार्टी उठाते जा रही है। मुबारकबाद ही दे सकती हूँ आपको मैं, और क्या कहूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बिनिश, आपको भी मुबारक हो। और आप देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना खोया हुआ मुकाम वापस हासिल कर रही है। और मुल्तान में एक एनए नहीं, आपने देखा कि 3 एनए की सीट जो है वो गिलानी खानदान ने जीती। और ये जो कहते हैं कि विरासत दे दो, विरासत ही आपका काम इतना है कि गिलानी साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर जितना मुल्तान में काम किया। आपको याद होगा 2013 के जो इंतखाबात थे उसमें उनके बेटे को किस तरह से किडनैप किया गया, क्या कुछ उन्होंने मसालिम बर्दाश्त किए। हालांकि एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मुल्तान के लिए बहुत काम किया था, और यही वजह है कि मुल्तान के अवाम उनको वालिहाना तौर पर चाहते हैं। और यही वजह है कि आपने देखा कि उन्होंने क्लीन स्वीप किया। तो मैं मुल्तान के अवाम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, और आपका भी कि आपने मुबारकबाद पेश की। अभी मैं बात सुन रही थी दोनों की, और जिस तरह से देव साहब बात कर रहे थे, तो ये बाथरूम की बात कर रहे थे। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि बाथरूम के लोटे आपने किस तरह से इकट्ठा किए थे। हमें याद है कि जनरल मुशर्रफ के चीफ पोलिंग एजेंट बने थे जब वो उनका रेफरेंडम हो रहा था, तो इमरान खान साहब बने थे, और इमरान खान साहब ने पूरी कैंपेन भी चलाई थी। तो वो भी तो एक आमिर और डिक्टेटर की पैदावार थे। और फिर ये भी कौम ने देखा कि 2014 के धरना किसने दिया था, रेड जोन में किस तरह दाखिल हुए थे, किसकी उंगली पकड़ के, किसकी उंगली के इशारे पे वो इंतजार किया करते थे। और 2018 में किस तरह से लोटों को जमा करके, बाथरूम के लोटों को जमा करके इख्तियार दिया गया, आरटीएस सिस्टम को बैठाया गया। फिर ये पूरी कौम ने देखा कि किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया नैब के चेयरमैन को, जजेस को। और जो साकिब निसार साहब का है, तो उन्होंने जिस तरीके से अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया, ये पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन दौर था। तो आप इस तरह की बात ना करें। आपने तो हमेशा पॉलिटिकल सियासी डायलॉग के बजाय आपने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग करना चाहिए, और आज भी आप उसी पे कायम और दायम हैं। आप कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, कोई मुल्क में जो है सियासी तौर पर अमन नहीं होना चाहिए, इंतशार होना चाहिए, तकसीम होनी चाहिए, नफरत होनी चाहिए। और आप जैसे लोग माजरत के साथ इसको जो है, शायदा ये बातें तो आप पूरे प्रोग्राम में जरूर करेंगे। बस मुझे हल्का सा, मुझे असल में ना ब्रेक का बार बार बहुत प्रेशर आ रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी बात आप इस बारे में करते हैं। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब नाराज क्यों हैं? मना लें उनको, किसी तरह खुश करें, क्यों नाराज हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब की जहां तक बात है, उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है। पार्टी की मीटिंग के अंदर जो पार्टी का सरबराह होता है, सीनियर, आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि वो 3 टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और इस वक्त अगर नहीं है तो चाहे भाई की हुकूमत हो, चाहे किसी और की हुकूमत हो, कोई और प्राइम मिनिस्टर हो या कोई वजीर आला, ये उनका हक है कि उनको गाइड करें, जहाँ गलतियां हैं उसकी निशानदेही करें। वो तो शायद चौथी दफा भी वजीर आजम बन जाते, लेकिन बिलावल ने उनको वजीर आजम नहीं बनने दिया। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से वो ज्यादा नाराज हैं। अब आप ही को मनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने नाराज किया, चौथी बार वजीर आजम बनने से आपने रोका उनको। देखिए, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, और हमारी कभी ये ख्वाहिश नहीं रही। आपने देखा कि उस वक्त भी जब हम अपोजिशन में थे, ये मेजॉरिटी में थे, तो हमने कायदे इख्तिलाफ इन्हें किया। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत चेंजिंग आई, तो हमने मेजॉरिटी का एहतराम किया और इन्हें प्राइम मिनिस्टर दिया। आज भी अगर मेजॉरिटी में है, तो हम कोई जमहूरियत के में रखना डालने नहीं आए। हमने इनका एहतराम किया, और प्राइम मिनिस्टरशिप आज भी इनके पास है।
तो जिसकी मेजॉरिटी होती है उसे हक इख्तिदार होता है। इख्तिलाफात होते ऑल हैं, राइट, एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ठीक है पर्सनल और जाती जी। ये इख्तिलाफात इख्तलाफ नहीं तो होने बड़े हैं, ये चाहिए। शो में चलते रहेंगे, इख्तलाफ चलते रहेंगे। आई गॉट योर पॉइंट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद होंगे, डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे कि फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल का क्या बनने वाला है। आज़ाद सदीक साहब, मैं आपसे शुरू करूंगी इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज़ाद सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शाहिदा रहमानी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, नेहाल हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज़ाद सदीक साहब, मैं आपको मुबारकबाद ही दूंगी कि आप लोग कुछ भी कर लें भाई, आप लोगों को नोटिस नहीं मिलता। मतलब कि मैं वो क्लिप चला नहीं सकती हूँ, लेकिन इतना आपको बता दूंगी कि रऊफ हसन साहब, जो कि कोई ऑर्डिनरी शख्स नहीं है, आपकी पार्टी की इतलात को देखते हैं, ही इज द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने दाएं बाएं वकीलों को बिठा करके चीफ जस्टिस साहब को टाउट तक बोल दिया, लेकिन फिर भी नोटिस बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन यहां फैसल वाडा साहब ने पगड़ियों वाली क्या बात कर दी, मुस्तफा कमाल साहब ने क्या बात कर दी, उनको नोटिस मिल गए हैं। लेकिन स्टोरी में टिल्ट ये है कि वाडा साहब हो और मुस्तफा कमाल साहब हो, वो कह रहे हैं कि जी हम अपनी गर्दनें दे देंगे, लेकिन हमने पीछे नहीं हटना, जो कह दिया सो कह दिया। तो क्या नजर आ रहा है, क्या होगा उनके साथ? मैं पहले सर, मैं अपनी बहन शाहिदा का, इनकी यादाश्त शायद कमजोर है, इन्हें वो याद नहीं कि मलिक कयूम को फोन किसने किया था, शहबाज शरीफ ने, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हवाले से। वो यादाश्त कमजोर है ना सर, सियासत नाम ही इसी का है, क्या कर सकते हैं। देखिए, फिर हम वो पर्सनल सियासत नहीं करते, मुल्क के पेड़ मफाद में तमाम चीजों को फाड़ भूल के, जाते हैं। पेड़ हिम्मत करके सुने आप बीबी, जातियात पर सियासत नहीं करते कि हम इसको लेके बैठे हैं, क्या कौन में वहाँ आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा शायद सुन लें, सुन लें, मैं आपसे रिस्पॉन्स लूंगी, उनको जरा जवाब ले लें, बारी बारी कर लें। और अच्छा उससे आगे चलते हैं, पेड़ फाड़ के करप्शन का पैसा निकालेगा, शहबाज शरीफ कहा करता था, हम भूल गए हैं। मोदी का जो यार है, अगर खुद आ रहा है यार, तो जुल्म जाके मौलाना फजलुर रहमान को जवाब दें, जिस तरह की सख्त बातें उन्होंने की हैं, उन्होंने रोंद के रख दिया आप लोगों की सियासत को। इमरान खान या रऊफ हसन जैसी बातें कोई नहीं की हैं। और उससे आगे चलते हैं, देखिए अगर तो कोई तनकीद करता है ना, खुद आके अपना कह के, यार जब आप नामालूम अफरादों की तरफ से तनकीद करेंगे, यहाँ सवाल ये नहीं है आप अपनी तरफ से करें तनकीद आकर, आप कौन होते हैं कि आकर तीसरे फर्द के हवाले से आप बैठकर आप उनको रिप्रेजेंट करते हुए, खुदा रहा ये तो ध्यान रखना है। यानी फैसल वाडा के बारे में जो मैंने आपको कहा है, वो बात तो साफ साबित होगी ना। जो मोहसन नकवी कौन था, आसफ जरदारी साहब का बच्चा था, जो सारी ऑपरेशन रजीम चेंज का हिस्सा रहा, और इतनी करप्शन की है उन्होंने। अभी आप आने वाले देखो गंदम का स्कैंडल आप देखेंगे, उसके अंदर इतना कुछ सामने आ जाएगा। आज बैठे गुन गाते फिर रहे हैं, खुदारा पिछले 50 सालों से यही लोग तो हैं, यही तो चेहरे हैं जिसने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। मुल्क का यानी आज इकोनॉमी, यानी वो भाई 3.5 साल है ना, वो बाकी 50 साल इन लोगों के पास हैं। 50 साल इन्होंने क्या किया इस मुल्क के साथ, आज ये डॉलर का चला गया है। आप सोचे तो सही चीजों को। अब आते हैं अगर सदीक साहब वैसे एक बात बताएं, पीपल्स पार्टी और नून लीग का अगर आपस में सलूक चल रहा है, आपस में अगर इनकी बन रही है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर इनका आपस में सलूक चल रहा है, आपको इनके सलूक से क्या प्रॉब्लम होती है? आप हर प्रोग्राम में आके पीटीआई वाले इनको वो जमाना याद कराते हैं कि आप लोग किस तरह एक दूसरे के दुश्मन थे। सियासत तो नाम ही एक दूसरे के साथ बैठने का है, प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको? देखिए सियासत गंद का नाम है ना, इस तरह अगर देखा जाए, आप मुनाफिकत करते रहे ना, यानी एक दूसरे के ऊपर आप कीचड़ उछालते रहे, और अगर आप बैठ जाए इकट्ठे। मैं एक बात कर रहा हूँ ना कि यहाँ जो बातें होती रही है सारी, मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बातें की उन्होंने, देखे उन्होंने उसको सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मैं बात पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा, आज बैठे जो बात करते हैं जियाउल हक के बारे में, जियाउल हक की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो साहब इस दुनिया से गए ना। जरा सोचे इन चीजों को बैठकर, और ये सोचना पड़ेगा कि आप देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं 5 जून से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिसाल पाकिस्तान की जरूरत है, कि आप वोट को 2 का नारा लगाते रहे, मिसाके जो मुझे जमीन बोझ कर दिया आपने। अभी आपने पिछले 2.5 सालों से क्या हो रहा है, बच्चे से पूछ ले, क्या ये जमहूरियत हुकूमतें कर रही हैं? यानी शर्म से डूबने का मकाम है कि पीछे ठीक है, इनमें से कई लोग हैं जो गेट नंबर 4 पे जाकर हाजिरियां लगाते हैं और वो बातें वही करते हैं। अब वक्त आ गया है एस्टैब्लिशमेंट को उतना का रोल दें जितना क्या है, जो जिसके बारे में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब कहा करती थी, आसफ अली जरदारी साहब कहा करते थे। बड़ी बात है, कोई इंटरेस्ट हम में से कोई इंटरेस्टेड नहीं है ना। हम चाहते हैं कि आप एस्टैब्लिशमेंट का रोल इतना कर दें कि पुलिस से नहीं चले जाए, बिल्कुल हम ऐसा नहीं चाहते, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्या हुआ कि इस मुल्क में जो करप्शन थी खत्म हो गई, इस मुल्क में स्मगलिंग खत्म हो गई, लूटमार खत्म हो गई, अपना रैंसम, अपना जो पुलिस का किरदार है वो खत्म। ये मुल्क तो पुलिस स्टेट बन चुका है इस वक्त। और वहां क्या हुआ कि आजाद कश्मीर में लोगों ने एहतजाज किया तो उनके बातें माननी पड़ गई।
चाहे बातें वो नाजायज थी। और यहाँ जितना कुछ हमारे साथ हुआ है सर, कुछ तो रोल उसमें आपका भी था। आप लोगों ने भी तो एहतजाज को हवा दी, आप लोगों ने भी तो खूब सोशल मीडिया के ऊपर इसको खूब वायरल किया। सर, थोड़ा सा क्रेडिट तो आपको लेना पड़ेगा। देखिए, मैं फिर बताऊंगा आपको, कश्मीर के लोगों के साथ हमें हमदर्दी है कि उन पे पुलिस का जो पंजाब में पुलिस स्टेट बना के आपने सत्यानाश कर दिया, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। कश्मीर पहले नाजुक दौर है, नाजुक है हमारा, और हम कश्मीर में ऐसे हालात पैदा करें तो मकबूजा कश्मीर और हमारे कश्मीर में बराबरी हो जाएगी। हम तो अप्रिशिएट करते हैं कि एमिकेबल तरीके से इसको सेटल डाउन किया, बड़ा अच्छा किया, यानी हम इसमें हवा लेने की क्या बात है। और जो ज्यादती हो रही थी, वो ज्यादती है क्या मतलब, ज्यादतियों सामने नहीं आनी चाहिए। अभी तो इनके जिम्मे ये किर्गिस्तान वाला मामला आने वाला है, इनका अमीर मुकाम किस तरह इन्वॉल्व है उसके अंदर इमरान नजीर के साथ। आने वाले दिनों में देखेंगे आप कि वहां बैठकर कितना बड़ा अरबों रुपए का चूना लगा। अच्छा, ये मैं पूछ लेती हूँ, ये किर्गिस्तान का भी पूछ लेती हूँ सर। इसके ऊपर भी वैसे मैं बताऊं, पीटीआई ने खूब सोशल मीडिया के ऊपर इसको भी बहुत उछाला। मैं अभी आपको जवाब ले लेती हूँ, मेरे साथ ही रहिए। निहाल हाशमी साहब, ये किर्गिस्तान वाले मामले पर तो जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले मेरा सवाल जो हम पहले डिस्कस करना चाहते हैं कि निहाल भाई, आप वाड्रा साहब और मुस्तफा कमाल की बातों के साथ हैं, या फिर आपको लगता है कि जो खुद नोटिस दिया गया है वो बिल्कुल ठीक दिया गया? देखिए फिनिश, ना मैंने वाड्रा साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है, ना मैंने मुस्तफा कमाल साहब का। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि मैं एज ए वकील मैं समझता हूँ कि मैटर इज अंडर सब जुडिस, और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। जो भी हो, इंसाफ हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, किसी को अंडरमाइन ना किया जाए, क्योंकि इस मुल्क के मसाइल ये नहीं है। इस मुल्क के बहुत सारे और दीगर गंभीर मसाइल हैं, और हम समझते हैं कि हर इदारे को अपने डोमेन में रखे पाकिस्तान की खिदमत करना चाहिए, अपनी और अपने इदारों की नहीं बल्कि पाकिस्तान की खिदमत करना चाहिए। तो लेट्स सी, सबसिडिस मैटर है। हमें दानिश के तौर पे ये नहीं कि हम किसी एक फरीक के साथ खड़े हो जाएं और हवा देना शुरू हो जाएं। अल्टीमेट जो नुकसान होता है पाकिस्तान के निज़ाम को होता है, पाकिस्तान के अवाम को होता है। मैं एक सफरिंग हूँ, मैं समझता हूँ कि ये कितना नुकसान होता है। पाकिस्तान के जुडिशरी में ट्रायलिंग बहुत ज्यादा केसेस है, उनके पेंडिंग है, बहुत सारे और बड़े काम है। सिर्फ पॉलिटिकल केसेस के ऊपर अगर हम सबसे ज्यादा फोकस करें, तवज्जो दें, तो ये हम बड़ी ज्यादती करेंगे पाकिस्तान के अवाम के साथ, इस मुल्क के निज़ाम के साथ, इस मुल्क के इदारों के साथ। अब आपके किर्गिस्तान की बात हुई, तो देखिए सब अभी मेरे भाई साहब कश्मीर का जिक्र कर रहे थे, अदर साहब, कश्मीर में भी इन्होंने पेट्रोल ले करके छिड़कना शुरू किया। ये कौन से मुहिम पे बताएं भाई, इनको बताएं कि इमरान इज नॉट पाकिस्तान। इमरान खान साहब एक फर्द है, इमरान खान साहब एक क्रिकेटर थे, इमरान खान साहब पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग पाकिस्तान है, उसके मसाइल के अलग हैं, इमरान खान साहब के मसाइल अलग हैं। इमरान खान साहब के मसाइल के साथ पाकिस्तान के मसाइल की कोई मेल जोल नहीं है। अब ये दूसरा किर्गिस्तान की तरफ चले गए। किर्गिस्तान में एक इशू हुआ, इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, उन सबको वहाँ पे तशद्दुद का निशाना या वो सब तकलीफ से गुजरे। इसमें इमरान नजीर या हमारे अमीर मुकाम साहब का क्या लेना देना? क्या ये दोनों जाकर के वहाँ पे तशद्दुद करवा रहे थे? वहाँ पर भी पीटीआई के जो ट्रोल हैं, जो अदर सिद्दीक साहब जैसे लोग हैं, वहाँ पर भी इन्होंने पाकिस्तान की इज्जत नहीं, वहाँ पर भी इन्होंने इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ, भाई पाकिस्तान के खिलाफ बात ना करें। इमरान खान की अगर कोई अच्छे काम है 4 साल में, अगर उन्होंने इस मुल्क के तरक्याती काम किए, अगर इस मुल्क में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के जाल बिछाए थे, अगर अच्छे सड़कें बनाए थे, अगर मईशत को बेहतर किया था, अगर महंगाई का खात्मा किया था, अगर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर किया था, अगर पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग किया था, अगर उन्होंने इंतकामी कार्रवाई नहीं की अपोजिशन के खिलाफ, वो बातें करें। आप ये बात ना करें, पाकिस्तान के खिलाफ बात ना करें, खुदारा पाकिस्तान के खिलाफ बात ना करें। अच्छा, मुझे ना एक मिनट निहाल भाई, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। एक मिनट सिद्दीक साहब, निहाल भाई मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका जवाब आपने जरूर देना है बिफोर द प्रोग्राम एंड। और वो सवाल ये है कि जो एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के बीच में 36 का आंकड़ा है, एक तनाव की सी सूरत हाल है, जो कि लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर 2 चीजें बढ़नी है, एक गर्मी और एक ये तनाव। सर, प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस तनाव को कम करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? ये सवाल मैं आपसे भी, निहाल हाशमी साहब और अज़र सिद्दीकी साहब, आपसे भी इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप दोनों का ताल्लुक लॉ से है, आप दोनों कानून को समझते हैं, बल्कि हमें आप कानून पढ़ाने वाले हैं, तो मुझे इसका जवाब जरूर देना है। लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। विल बी बैक शॉर्टली।
ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, निहाल हाशमी साहब हैं, अज़र सिद्दीक साहब हैं, शाहिदा रहमानी साहब हैं। शाहिदा मैं आपकी तरफ भी आ रही हूँ। अज़र सिद्दीक साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ ऐड करना है तो जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं अगला राउंड ऑफ डिस्कशन लेती हूँ जिसके अंदर हम ये डिस्कस करें कि प्राइम मिनिस्टर इस तनाव को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं। जी अज़र साहब। मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ, निहाल हाशमी साहब वो शख्स हैं कि जिसने धमकियां दी थी और तौहीन अदालत में सजा हुई थी। यानी बंदे को अपनी एज का लिहाज रखना चाहिए बात करते हुए। जात के अगर जाती लड़ाई सर उन्होंने लिहाज ही रखा है, वो तो खुद कह रहे हैं। नहीं सर, वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ और इसलिए उन्होंने लिहाज ही रखा है क्योंकि उनको पता है कि कहीं उनके ऊपर नोटिस ना हो जाए। सर छूट तो आप लोगों को मिल रही है। जी जी जी, अपने क्या करें, अपने गिरबान तक करें, अपने गिरबान में जाके पहले दूसरा वैसे नहीं उठाते हैं। अच्छा चले, आराम से, लड़ाई थोड़ी ना करनी है, ये शो है सर, WWF थोड़ी है। अच्छा जैसे तुमसे 1000 दर्जे बेहतर है, तुमने किया क्या कौम के लिए? तुम लोगों ने बातें करते हैं। मैं सिर्फ एक बात का जवाब दे दूं आपको। देखें, अमीर मकाम और इमरान नजीर में नाम दे रहा हूं आपको। पिछले 5 सालों में ये प्रमोटर और कॉन्ट्रैक्टर, पूरी तहकीक के साथ बात कर रहा हूं, और ये जो वहां वायलेंस भी हुई है उसके पीछे भी कहीं ना वाई अमीर मकाम और इमरान नजीर का ये नाम नोट कर लीजिएगा। बहुत जल्द मैं हुकूमत किर्गिस्तान को लिखने लगा हूँ, इनका रिलेशन पता करने लगा उनसे, और मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी लिखने लगा हूँ कि कितने लोग, यानी वहां का MBBS रिकॉग्नाइज नहीं है कई जगह का, हमारी PMDC मांगती है, उसके बावजूद यहाँ से बच्चे भेजते रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप इनकी आपस में है। वो आने वाले वक्त में सारा कुछ सामने आ जाएगा। जुल्म किया इस कौम के साथ, आपको नाता नहीं, हजारों बच्चों को करोड़ों रुपए की फीस लेकर, और वहां आपने डॉक्टरी की तालीम दी और आप डॉक्टर ना बन सकें। ये जुल्म नहीं तो क्या है? इस पे आवाज क्यों ना उठाऊं मैं? मेरा तो काम पब्लिक इंटरेस्ट में आवाज उठाना है और मैं उठाता हूं। और दूसरी जहां तक बात है, इस वजीर आज़म के पास कुछ नहीं है कहने को। ये सिर्फ और सिर्फ अपना एक वक्त लेने के लिए ये प्रॉक्सी है। ये इस बेचारे ने क्या, इसके है क्या? यानी मैंने नाम बताए हैं आपको, क्या आप बताएं तो सही ना कि क्या कर सकता है खुद। अभी तक क्या बात है। आज तो आपके अल्फाज भी जो है मोहतरम जजेस के साथ बिल्कुल मैच करे। प्रॉक्सी, किसकी प्रॉक्सी है शिवाश्री साहब, ये तो बता दें। एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी है, और किसकी प्रॉक्सी है? इसमें क्या बात है? उसमें अच्छा। वो तौर पर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बिठाया हुआ है तो इसलिए नाम दिया। असल तो वजीर आज़म मोहसिन नकवी है, वो औरंगजेब साहब हैं जो वजीर खजाना है, वो आए हैं, या वो अब फैसल वाडा, या अपना काकड़ साहब आपने देखा नहीं, बलोचिस्तान का वजीर आला जो है वो बुख्ती, वो कौन, वो कैसे बन गया? छोड़ दें चीजों को, बच्चे को पता है। हमें नहीं अच्छा लगता ये बातें करने का। मैं जो बात कह रहा हूँ इस पे ग्रैंड डायलॉग। सर बच्चा भी कंफ्यूज है। ये शाहिदा से मैं पूछती हूँ, शाहिदा पहले ये जरा कंफ्यूजन दूर करें, क्योंकि अज़र सिद्दीक साहब ने ये तो तीसरी दफा ये प्रोग्राम में कह दिया है, तीसरा सेगमेंट चल रहा है और तीसरी दफा ही अज़र साहब ने कह दिया है कि ये कौन है, फैसल वाडा कौन है और ये मोहसिन नकवी कौन है। मोहसिन नकवी तो मतलब ऑफकोर्स जरदारी साहब तो ये कहते हैं ना कि बच्चा है मेरा। और उस दिन मैं सुन रही थी पार्लियामेंट के अंदर जो बिलावल साहब है वो खड़े होकर के कह रहे थे कि भाई है मेरा, वो भाई है मेरा और इतना अच्छा काम करता है। सबसे पहले जो है खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर जो है वो मेरे भाई से आके मिला, मोहसिन नकवी से आके मिला। तो आप तुमसे ओन कर रहे हैं, तो ये प्रॉक्सी का जो ताना मिल रहा है इसकी फिर जो डायरेक्शन है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ क्यों जा रही है? आप तो खुल्लम खुल्ला ऑन कर रहे हैं उनको। किसकी प्रॉक्सी है मोहसिन नकवी? नहीं, सबसे पहले तो ये जो बीच में बोलते हैं और चीख के बोलते हैं, इसको जरा सा बैलेंस करके किया करें। बात करने का एक दलाइल के साथ, दलील के साथ बात करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं भी इनसे यही पूछना चाहती हूँ कि फैसल वाडा कौन थे? इससे पहले तो कोई नहीं जानता था। जब PTI की गवर्नमेंट आई तो फैसल वाडा इंट्रोड्यूस हुए, अनवारुल हक काकर इंट्रोड्यूस हुए, सरफराज भुट्टी इंट्रोड्यूस हुए। फिर जब उनको पॉलिटिकल समझ आई तो उन्होंने सियासी जमातों का रुख किया। उन्हें पता था कि ये कौन लेकर आए और किस तरह से PTI में शामिल हुए। आज ये डिसऑन करते हैं, इनका तो तरीका है। अभी ये कह रहे थे कि जी वो बिल्कुल हम ज़िया-उल-हक से उसी तरह नफरत करते हैं और आज हमेशा करते रहेंगे। लेकिन ये देखें कि नवाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर माजरत की मिसाकी जमहूरियत के बाद। आपने किससे माजरत की? कल तक आप जिस मौलाना की आज आप बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, तो आप उनके खिलाफ क्या कहते थे? जलसों में कैसे नारे लगते थे? मौलाना को क्या कहा जाता था? किसी पार्टी ने उनको वो नाम नहीं दिया, किसी पार्टी ने अजहर जई को वो नाम नहीं दिया। आप तो जब मिल जाते हैं तो वो मीठा मीठा आप और कड़वा कड़वा तू, यानी अगर आपकी कोई मुखालफत करे तो आपको बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अगर आपके सफों में चला जाए, ये आज नहीं, ये उस वक्त भी था जब PMLN थे, पीपल्स पार्टी थे, दूसरी पार्टी को तोड़ के आऊंगी आपकी तरफ आऊंगी, सुन ले आऊंगी ना मेरी बात। हम भी तो सुन रहे थे, आपके अंदर हौसला नहीं है सुनने का, आपके अंदर हौसला ही नहीं है सुनने का। जब वो PTI में तोड़ के ला रहे तो दूसरी पार्टी के, तो वो बिल्कुल वाशिंग मशीन में क्लीन हो जाते थे। और जब आपके बारी
आज़ाद साहब मैं आ रही हूँ, आप ही की तरफ आ रही हूँ। हौसला करें, आपके जुर्रत नहीं है बर्दाश्त करने की, सुनने की। अच्छा शाहिदा साहिबा, आपका मौक़िफ़ मुकम्मल हो गया? बिल्कुल, मेरा मौक़िफ़ यही है कि ये इन्हीं लोगों ने इंट्रोड्यूस कराए थे। अब जब वो पॉलिटिकल जमातों में आए हैं और शामिल होकर काम कर रहे हैं, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हो, सरफराज बुख्ती साहब, एक आपने देखा कि वेल एजुकेटेड है, किस तरह से एज ए सीएम वो अपना काम कर रहे हैं और केयर टेकर गवर्नमेंट में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया। तो आप उनको किस तरीके से जब तक आपके पास थे तो सब सही था, जब आपके पास चले जाएं तो सब बुरा है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सिद्दीक साहब जरा आप खुल के हंस लीजिएगा, मुझे भी बताइएगा आप किस बात पे हंस रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और डिस्कशन को रैप अप करेंगे। वेलकम बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है जी। अजहर सिद्दीक साहब क्यों हंस रहे हैं? ऑलरेडी आपको शाहिदा ने अभी बताया है कि थोड़ा तहम्मुल करें, थोड़ा सब्र करें, आप हंस रहे हैं, किस बात पे हंस रहे हैं? वो मैं हाथ से इस तरह हूँ यादाश्त, जब आदमी झूठ बोले नेशनल चैनल भी अच्छा नहीं लगता, आज मुस्कुराना तो चाहिए। देखिए पहली तो बात है, अनवार काकड़ हमारा कोई आदमी था, ठीक है, ना मोहसिन नकवी हमारा था, हम भी वैसे डाली जा रही हैं आप, ना सरफराज बुख्ती हमारा था, फैसल वाडा बिल्कुल हमारा था, और उसके बाद हमारा पार्टी से निकाला जा चुका। और वो जिस तरह जो कुछ बना वो सारा कुछ सामने है ना। अब हम नहीं ये नाम, अब देखे ना, अब जितने लोग सामने आ रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, अब तो वो रह नहीं गया ना, अब तो कौम को सब समझ आ गया। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ सबके लिए, अजराए तवज्जो के लिए, कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। सारा एस्टेब्लिशमेंट की बेड़ियां पांव से निकाल दें, वोट को इज्जतों का जो नारा लगाया था, वो इज्जत देने का नारा वो पूरा करें। आप उतना काम करें जितना, यानी इस तरह से नहीं चल सकता। आप लोगों को सबको समझ है, लोगों को मुश्किल नहीं है। आप अभी आप देखें 45-46 फार्म का जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुल के सामने आ गया, 1.5 करोड़ सी रह गई है और एक हफ्ता रह गया है। फार्म 45, 47, 48 की कहानियां सारी सामने आ जानी है, और उसका जब उसका फॉरेंसिक होना है सब समझ में आ जाएगा। अच्छा वो तो आ जानी है, लेकिन अजहर साहब आपने मेरे असल सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया कि माफी होगी या ना अहली होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल के बयानात का जो नोटिस हुआ है, उसका क्या निकलेगा फैसला? कुछ तो दे मुझे, टिप्पणी तो कुछ दे दें। मैं एक बात बताऊं, मैं चूंकि बेंच जो कंपोजिशन हुई है ना, मैं उस बेंच से सजा नहीं होते देख रहा, मैं उससे माफी होते देख रहा हूँ। बेंच की कंपोजिशन, चूंकि मामला बड़ा सीरियस था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसको कंटेम्प्ट पे नोटिस लेना चाहिए था, जो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट अब ये सवाल बड़े उठेंगे, और मुझे तो बाजार माफी नजर आती है उसमें कि वहां उन्हें माफी मिल जानी है, और जाकर उन्होंने यही कहना है कि हमसे गलती होगी, माफ कर दें। लेकिन एक बेहतरी ये हुई कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट जब वहां ऑर्डर देगी, वरना उसके बाद फिरदौस आशक वहां भी तैयार बैठी थी, इनके अंदर से आबद शेर अली भी तैयार बैठे हुए थे, बहुत से, और पीपल्स पार्टी के अंदर से भी वो, यानी बिल्कुल वही जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाला था, तो छोड़ने वाले स्टाइल से था, उसी स्टाइल से नेशनल प्रेस क्लब की वही कुर्सी, मगर चेहरे बदल गए और स्टाइल बदल गया। फिर ये वो उस कुर्सियों पे आने वाले लोग और बैठे हुए थे, वो कम से कम रुक गया। तो आप मैं देखिए, मैं इनसे निकलने का मैं हाल में जो बात में कर रहा था मुझे करने नहीं दी। मैं कह रहा हूँ मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। एस्टैब्लिशमेंट से इन्होंने बहुत मार खा ली, हमने भी मार खा ली, अब और कितनी मार खानी है। लेकिन अब ये चूंकि ये उंगली पकड़ के बैठे हैं, पाँव पकड़ के बैठे हैं, जमीन पे गिरे हुए हैं, लेटे हुए हैं। अब अल्लाह समझाए इनको शायद थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, अकल आ जाए। ऐसे ही होता है, जिसका फिर दाव लग जाए तो फिर ना वो उंगलियां छोड़ते हैं ना वो पाँव छोड़ते हैं, ये सबके साथ होता है। शाहिदा रहमानी, ठीक है सर मेरे साथ रहिए। जरा शाहिदा रहमानी साहिबा का पीपल्स पार्टी का रिस्पांस ले लेते हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा बताइए, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं अदलिया और जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके बीच में तनाव को कम करने के लिए, एंड सदर पाकिस्तान क्या कर सकते हैं? देखिए, सदर जरदारी साहब हमेशा रिकंसिलिएशन को लेकर पॉलिसी को लेकर चलते हैं, और इंशाल्लाह ताला जो वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं वो हमेशा करेंगे। मैं ये समझती हूँ कि आईन पाकिस्तान ने इदारों की हदूद को मुतय्यन किया हुआ है, और हर इदारा अगर अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करे तो इस तरह कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अभी ये बात कर रहे थे कि जिस एस्टैब्लिशमेंट को एक लिमिट में रखा जाए, हम भी यही कहते हैं कि हर एक का आईनी जो आईन पाकिस्तान है उन्होंने उनकी हदूद रखी हुई है। तो आपने ही तो अपने कोरम पूरा करवाते थे, आप ही तो अपनी लेजिस्लेशन में उनकी मदद से जो है कोरम पूरा करते थे, अरकान की तादाद पूरी करते थे। आप बता दें कि आपके दौर में क्या कुछ नहीं हुआ, आप तो उंगली पकड़ के आए थे।
آپ کے تو اراکین کو بھی وہ پورا کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے ہم لوگ پولیٹیکل جماعتیں ہیں, جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور ہم اس طرح کے کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے. ہم پولیٹیکل جماعتوں میں ڈائلاگ بھی ہوتے ہیں اور الیکشن کے اندر جو ہے اختلافات بھی ہوتے ہیں, ہر ایک کی اپنی آئیڈیالوجی ہے, لیکن جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو ملکی مفاد میں, ملکی سلامتی کے لیے ہمیں آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ملک میں جو انتشار کی جو پولیٹیکل کرائسس ہے, اکنامکل کرائسس ہے, جتنے بھی کرائسس ہیں اس کو مل کر حل کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی, پاکستان اس ٹائم پر کسی بھی مزید کرائسس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.